कॉमिक स्टोरी अड्डा में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ राज कॉमिक से नागराज सीरीज की फर्स्ट कॉमिक। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आप लोग चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और हम लोग बढ़ते हैं सीधे कॉमिक की तरफ। तो कॉमिक का नाम है नागराज, चित्र कथा है परशुराम वर्मा, चित्रांकन है प्रताप मुलिक, संपादक हैं मनीष चंद्र गुप्त। तो कॉमिक में है आतंकवादी गिरोह की तबाही का देवता। संसार में फैले उग्रवादी संगठन के नेताओं को प्रोफेसर नागमणि ने गोपनीय निमंत्रण भेजा। बरसों से नागमणि का संपर्क इन लोगों से बना हुआ था। प्रोफेसर द्वारा उन्हें महत्वपूर्ण सूचनाएं मिला करती थीं, लेकिन इस बार कोई विशेष बात थी। प्रोफेसर ने उन्हें सूचना दी थी कि वह आतंकवादी गिरोह के लिए सबसे खतरनाक हथियार बनाने में कामयाब हो गया है और अब उनको इस हथियार को किराए पर चलाना चाहते हैं। उसने इस हथियार का नाम रखा था नागराज। रंगून की एक आलीशान इमारत में विभिन्न देशों से आए आतंकवादी नेता एकत्रित हो गए। यहाँ का मौसम खासा गर्म है। कनाडा और वर्मा की भौगोलिक स्थिति बहुत भिन्न है। अगर नागराज हमारे मतलब का हथियार हुआ तो हम मिडिल ईस्ट को हिला कर रख देंगे। अटेंशन प्लीज, आप सभी अतिथियों से अनुरोध है, आप सेंट्रल हॉल में पहुंचकर अपनी सीटें ग्रहण कर लें। सब लोग इमारत के हॉल की ओर बढ़ने लगे। शायद वह अपने हथियार की बोली लगवाना चाहता है। इमारत के सेंट्रल हॉल में, दोस्तों, नागराज के निर्माण में मैंने अपनी जिंदगी के 20 बहुमूल्य वर्ष गंवाए हैं। एक नवजात शिशु पर मैंने अपना प्रयोग शुरू किया था और आज उसकी 21वीं वर्षगांठ है। उसके भीतर जो थोड़ी बहुत कमजोरियां हैं वो अगले कुछ वर्षों में समाप्त हो जाएंगी, लेकिन वह इस समय आपके लिए संपूर्ण हथियार बन चुका है। क्या वह कोई कंप्यूटर है? हम उसका प्रदर्शन देखना चाहेंगे। जब तक हम उस हथियार की धार नहीं देख लेते, यकीन कैसे करें? उसी के लिए मैंने आप सबको बुलाया है। आप उसकी उपयोगिता का अनुमान स्वयं लगा सकते हैं। वह कंप्यूटर नहीं, परंतु इंसान होते हुए भी कंप्यूटर से तेज कार्य करने की क्षमता रखता है। आश्चर्यजनक, इस एक इंसान कंप्यूटर को मात कर जाए। हो सकता है ये गप हो। नागराज अभी सामने के मंच पर प्रकट होगा, जहां आप उसकी क्षमताओं और ताकत का प्रदर्शन देखेंगे। नागराज मंच पर प्रकट हो गया। सभी मेहमानों को नागराज का अभिवादन। आप लोग दुनिया में खतरनाक आतंकवादी संगठन के सरदार हैं। आप सभी किसी न किसी फन में महताब हासिल करे हुए हैं। मंच पर आ जाएं जिनका निशाना अचूक हो। हॉल में 4 व्यक्ति उठकर मंच पर आ गए। सबसे पहले आप लोग अपना परिचय दें। वे अपना परिचय देने लगे। मुझे जॉनी कहते हैं। मैं टेक्सास का सबसे खतरनाक गनमैन हूँ। मुझे यूसुफ बिन अली खान कहते हैं। मिडिल ईस्ट में मुझे मौत का सौदागर कहा जाता है। मैं डॉन हूँ, यूरोप का सबसे खतरनाक गन मास्टर। और मैं हूँ हुड, पश्चिम जर्मनी में मुझे निशाने का रॉबिन हुड कहा जाता है। आप लोग शपथ लें कि अपनी गोली से नागराज को खत्म करके नीचे उतरेंगे। हम सब कसम खाते हैं। मैं इस घड़ी में अलार्म भर रहा हूँ। 1 मिनट के अंदर अंदर अलार्म बजेगा और अलार्म बजते ही आप अपनी गन निकालकर नागराज पर फायर कर सकते हैं। और 1 मिनट के बाद ही ट्रिन आए एकदम से अचानक से कुछ हुआ। क्या हुआ? उन्हें क्या हो गया? अरे सांप! उसके कलाई पर मैंने सांप देखे थे, लेकिन सांप अब है कहाँ? क्या चारों मर गए? नागराज, उन्हें जीवन दान दो। चारों को नागराज ने जहरीले सांपों ने डस लिया था। नागराज उनका जहर खींचकर उन्हें जीवित करने में सक्षम हो गया और शीघ्र ही। आप चारों ने क्या देखा? मैं कुछ देख ही नहीं पाया। जैसे ही रिवॉल्वर मैंने हाथ में लिया, कलाई पर एक सर्प लपटा हुआ देखा, जो डंक मारते ही न जाने कहाँ गायब हो गए। यही हमारे साथ भी हुआ। चारों अपनी सीट पर बैठ गए। अब मैं किसी फाइटर को तलब करता हूँ। जो विद्या का फाइटर होगा, नागराज उसी फन का प्रदर्शन करेगा। मैं मार्शल आर्ट का महारथी हूँ। यस, आई एम कुंग फू मैन। मार्शल आर्ट के दोनों योद्धा मंच पर आ गए। और कोई आर्ट का महारथी? नागराज, तुम दोनों का अकेले प्रतिद्वंदी होगा और खेल खत्म कर दो। और फिर यह स्नेक हैंड है। मैं इसके सामने पहले दर्जे के बालक की तरह लड़ा। तभी कमाल है, सांपों की रस्सी बनी और नागराज उस पर झूलता हुआ। ओह माय गॉड!
क्या तुम लोग नागराज को कोई और परीक्षा लेना चाहते हो? नहीं, हम इस प्रदर्शन से संतुष्ट हैं। प्रोफेसर नागवड़ी, आपने शानदार हथियार का निर्माण किया है। इसके अलावा भी नागराज में बहुत सी विशेषताएं हैं जो समय आने पर आपको मालूम हो जाएंगी। गोलियों से छलनी होने पर नागराज खुद को निकालकर अपने मार्ग पर चलता बनेगा। इसके शरीर में एक बूंद भी खून नहीं टपकेगा। इसके शरीर के रक्ताणु आम इंसान की तरह नहीं है। उनकी प्रक्रिया बड़ी तेज और सुरक्षित है। नागराज के जिस्म पर जख्म होते ही उसका काम मशीनी अंदाज से शुरू होता है। पहले ये रक्ताणु अंदर पहुंचते हानिकारक पदार्थ को बाहर निकाल देते हैं और फिर किसी माहिर सर्जन की तरह जख्म को बंद कर देते हैं। इस क्रिया बड़ी तेजी से होती है और रक्तस्राव रोके रखती है। और यह हथियार दुनिया के आतंकवादी गिरोह के लिए तैयार किया गया है। आने वाले 5 सालों में इसका कोर्स खत्म हो जाएगा और 5 साल बाद नागराज दीवार के आर पार होने का कमाल हासिल कर लेगा। किसी दूर की वस्तु को इच्छा शक्ति से स्पर्श किए बिना उठा लेगा। गप भी लगती है यह बात। मुझे इसकी आसाम में तोड़फोड़ के लिए तुरंत जरूरत है। अब नागराज की बोली लगेगी। सबसे ऊंची बोली को नागराज को भाड़े पर लेने का रेट समझा जाएगा और ऊंची बोली वाले को नागराज के प्रयोग के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। बोली शुरू की जाए। और मैं इसी जगह बैठे बैठे दुनिया का सबसे धनवान और ताकतवर इंसान बन जाऊंगा। $5,000, $10,000, $50,000, $1,00,000। अंतिम बोली $1,00,000। तो नागराज के एक मिशन की कीमत $1,00,000 निश्चित की जाती है। मिस्टर बुलडॉग की बोली सबसे ऊंची है, इसीलिए उन्हें नागराज का प्रयोग करने का अधिकार दिया जाता है। और मिस्टर बुलडॉग के सम्मान में हम आज शाम एक पार्टी देंगे। शाम को पार्टी में? मिस्टर बुलडॉग बधाई हो। क्या आपने हिंदुस्तान में तोड़फोड़ के लिए कोई बहुत बड़ा ठेका लिया है? यह तो सौदा है भाई। मैं उससे 1 करोड़ का डाका भी तो डलवा सकता हूँ। फिर तो तुम्हारी विजय जरूर कोई बहुत बड़ा खजाना है। अपना अपना कारोबार है भाई। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम अगले माह की बुकिंग कर लेंगे। आतंकवादी गिरोह के सरदार का सम्मेलन समाप्त हो गया और बुलडॉग नागराज को लेकर चल पड़ा। नागराज, तुम्हें कबीले वालों के मंदिर में एक प्राचीन मूर्ति चोरी करनी है। वह मूर्ति बहुत प्राचीन है। सभी कबीले वाले उसकी पूजा करते हैं और वह 1 करोड़ रुपए मूल्य की है। मूर्ति तो कोई भी चोरी कर सकता है। हेडक्वार्टर आ गया है, बाकी बातें नीचे होंगी। नागराज, देवी की मूर्ति चोरी करना इतना आसान होता तो वह कभी भी चोरी कर ली जाती। मुश्किल क्या है? कबीले के मंदिर में रखी वह मूर्ति पौराणिक है और कबीले के लोग उस मूर्ति के लिए प्राण को भी बलिदान कर देते हैं। मैं मूर्ति को आसानी से चुरा लाऊंगा, लेकिन फिर भी देवी की मूर्ति चोरी करना इतना सरल नहीं, क्योंकि उसकी रक्षा मंदिर में रहने वाले सैकड़ों नाग करते हैं। नाग वैसे तो किसी को कुछ नहीं करते, लेकिन जब कोई मंदिर में बुरी नीयत से जाता है तो डस लेते हैं। हमारे 5 आदमी मारे जा चुके हैं। यह तो बहुत विचित्र मामला है। मैं मूर्ति चुरा लाऊंगा। उस मूर्ति की सुरक्षा का प्रबंध क्या है? उस मूर्ति की सुरक्षा एक सन्यासी भी करता है। लोग उसे महात्मा गोरखनाथ के नाम से पुकारते हैं। वह सन्यासी आसाम के जंगलों में कहीं रहता है, लेकिन उसका निवास किसी को मालूम नहीं। वह सफेद बालों वाला शक्तिशाली इंसान है। वह भी मुझे रोक नहीं सकेगा। वह एक चमत्कारी इंसान है। लोग कहते हैं उसकी आयु 200 वर्ष है। सभी कबीले वाले उसकी बात मानते हैं। मैं उसका भी खेल खत्म कर दूंगा। नागराज ने मिशन पर रवाना होने की पूरी तैयारी कर ली। क्या तुम किसी को साथ ले जाना चाहोगे? नहीं, बस राका मुझे जंगल की सीमा तक छोड़ देगा। मैं तुम्हें पुल के पास छोड़ दूंगा। वापसी में जीप वहीं मिल जाएगी। और यहाँ गांव में पुल पार करके नागराज बस्ती में पहुंचा। बस्ती में इंसानों का पहरा है, पहले गुजर जाने दो। मंदिर के पार्श्व भाग में बड़ी खतरनाक पहाड़ी पर खड़ी है इसकी पिछली दीवार। नागराज खुरदरी दीवार पर आसानी से चढ़ गया और फिर शीघ्र ही नाग रस्सी का प्रयोग करता हुआ अब चलूं नीचे मंदिर के अंदरूनी प्रांगण में। नीचे पहुंचने पर बाहर के कपाट बंद हैं। अब मैं अंदर आ गया हूँ। अब यह दरवाजा। नागदंत, नागराज का दायां हाथ। नागदंत,
तुम जाकर पता लगाओ कि इसे अंदर से कैसे खोला जाए। ओह, दरवाजा खुल रहा है। मेरे शागिर्द ने अपना कमाल दिखा दिया। बड़ा अलौकिक प्रकाश है यहाँ। तभी कुछ सांप वहां आ गए। अरे नादानो, मुझ पर जहर उगल रहे हो? ठहरो, अभी मजा चखाता हूँ। नागराज के शरीर पर डसने वाले सांप पानी बनकर पिघलते चले गए। देख लो नागराज पर जहर उगलने वालों का अंजाम। बचे हुए नागराज की जहरीली फुंकारों से धराशायी हो गए और फिर नागराज मूर्ति की तरफ लपका। लेकिन तभी फुस, यह मुकाबला जोरदार रहेगा। मेरी जहरीली फुंकार का इन पर प्रभाव नहीं हुआ, इसका मतलब यह किसी विशेष दर्जे का नाग है। दोनों में लड़ाई हुई। थप थुप। उफ, काफी खतरनाक नाग बला थी। सचमुच इस मूर्ति को चुराना आसान काम नहीं, लेकिन अब यह मूर्ति मेरे हाथ में है। अब यहाँ से चलना चाहिए। और फिर गश्त करते चौकीदार ने मंदिर के गुंबद पर प्रकाश देखा। वह कौन है मंदिर के गुंबद पर? बस्ती में शंख और तुहरी बज उठे, जो खतरे का संकेत था। ओह खतरा, मुझे इस बस्ती से तुरंत निकल जाना चाहिए। वह भाग रहा है, पकड़ो, घेर लो, जाने ना पाए। कबीले को खबर कर दो, चारों तरफ से घेर डालो। तीर भाले बौछार चल पड़ी है और सभी उस पर, और उसने सांपों को बौछार कर दी। चारों तरफ से घेरा डाला जा रहा है, मशाले ही मशाले। और तभी ठाक साए दोनों काफी लड़ाई हो गई। मुझे इन ऊंचे वृक्षों का सहारा लेकर इनके सिरों के ऊपर से गुजर जाना चाहिए। और तभी अरे कहाँ गया? वो देखो, पहाड़ी पर। कमकत पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं, क्यों ना इन्हें पत्थर से लुढ़का दूं। और तभी अब इन तीर भालों से कुछ नहीं होने वाला। शीघ्र ही नागराज पुल पर पहुंच गया। वहां जीप खड़ी थी। वह जीप में सवार हो गया। कुछ आगे बढ़ने पर ओह, सड़क पर पेड़ गिरा पड़ा है। आगे नहीं निकल सकता। इस पेड़ को सड़क से हटा दूं। ऐसे पेड़ को तो मैं उखाड़ कर फेंक सकता हूँ। पूरी ताकत लगाने के बाद भी पेड़ टस से मस नहीं हो रहा। कोशिश करो, शायद तुम इसे हटाने में सफल हो जाओ। जब तक इस पेड़ की शाखा पर मेरा पाँव जमा हुआ है, तुम इसे उठा नहीं सकते। यह तो कोई सन्यासी है, सफेद बालों वाला। यह पेड़ तुमने गिराया है? हाँ, मैंने गिराया है और मैं ही इसे हटा सकता हूँ। तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे वह मूर्ति चाहिए। ओह, तो यह बात है। मेरा रास्ता रोकने का अर्थ जानते हो? तुम जैसे इंसान का कोई रास्ता नहीं हूँ। तुम भटके हुए इंसान हो। कहीं यह बाबा गोरखनाथ तो नहीं? तुम सही सोच रहे हो बालक, मैं ही गोरखनाथ हूँ। यह मूर्ति वापस मंदिर में जाएगी। मैं तुम जैसे साधु संतों पर हाथ नहीं उठाता, इसीलिए बेहतर होगा इस पेड़ को हटा दो और मुझे जाने दो। लो, मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी किए देता हूँ। पेड़ हट गया। अब मूर्ति मेरे हवाले कर दो और फिर तुम जा सकते हो। यदि तुमने मेरा कहा न माना, फिर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा और फिर तुम्हें दंड दिया जाएगा। देखता हूँ तुम मुझसे मूर्ति कैसे हासिल करते हो। मैं जा रहा हूँ। लेकिन ओह, मेरे गले में फंदा। मेरे सारे नाग वापस पलट रहे हैं। उसके कंधे पर काला नेवला बैठा है। काला नेवला शिकांगी। शिकांगी वह रस्सी तोड़कर फरार होना चाहता है। फुस। शिकांगी नेवले का धारक बहुत बड़ा जादूगर होता है। मैं इसकी असीमित शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे भाग जाना चाहिए। शिकांगी नागराज के चारों तरफ घूमने लगा। ओह, इसने चारों तरफ से जादुई लकीर खींच दी है। तभी ठाक, और नागराज बेहोश हो गया। भटके हुए लोगों को सही मार्ग दिखाना उनके लिए बड़ा दंड होता है। अगर यही इंसान अपनी शक्ति का प्रयोग मानव हित की रक्षा के लिए करे तो लोग इसकी पूजा करेंगे। महात्मा गोरखनाथ ने वशीकरण विद्या द्वारा नागराज के दिमागी हालत जानना शुरू कर दिया। नागराज, तुम नागमणि जैसे शैतान के गुलाम हो। उसने तुम्हें बनाया है, इसका मतलब तुम्हारी अपनी कोई स्वतंत्रता हस्ती नहीं। सबसे पहले मुझे यह जानना होगा कि तुम्हारा निर्माण कैसे हुआ। तुम्हारे मस्तिष्क के चित्र अब मेरे मस्तिष्क में उजागर होंगे। और वह चित्र देखने लगे। नागमणि इच्छाधारी सांप पकड़ना चाहता था। वह सांपों का विशेषज्ञ था और सांप पकड़ने के लिए जंगलों में भ्रमण करता था। एक दिन वह जंगल में पहुंचा। यह तो किसी नाग देवता का पुराना मंदिर मालूम पड़ता है।
नागमणि किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। वह मंदिर में दाखिल हो गया। अरे बच्चा, ओह कितना प्यारा बच्चा है, मैं इसे पालूंगा। फिर जैसे ही नागमणि ने बच्चे को गोद में लिया, एक नाग फुंकारता हुआ उसके मार्ग में आ खड़ा हुआ। यह तो इच्छाधारी नाग है, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। और तभी इच्छाधारी ने इंसानी रूप धारण कर लिया। मेरे दर्शन बहुत मुश्किल से प्राप्त होते हैं। ए इंसान, तू जो भी है, गौर से मेरी बात सुन। एक लड़की मेरी पूजारिन थी। किसी ने उसके साथ अत्याचार किया और परिणाम स्वरूप यह बच्चा पैदा हुआ। मरने से पहले उसने इस बच्चे को मेरी शरण में छोड़ दिया। तब से यह बच्चा इसी जगह है। मुझे इस बच्चे के संरक्षक की जरूरत थी, जो इसे पाल पोस कर जवान करे और इसे अपनी माँ के साथ हुए अन्याय का बदला लेने के काबिल बना सके। मुझ पर विश्वास करो, मैं इसे वैसा ही बना दूंगा जैसा तुम चाहते हो। मैं इस बच्चे को पराक्रमी व बलवान बनाना चाहता हूँ। आज से 20 वर्ष बाद तुम इस जगह पर आना। तुम्हें मृत अवस्था में मिलूंगा। तुम मेरे कंठ से विष की थैली निकाल लेना और मेरे शरीर का भस्म बनाकर इस बच्चे को खिला देना। इससे एक दिन में ही योग्यता स्वतः पैदा हो जाएंगी। और फिर वह सांप के रूप में परिवर्तित हो गया। परंतु याद रहे, मेरी भस्म बनाकर खिलाने से पहले इस बच्चे को 1000 जहरीले सांपों से डसवाना होगा। हल्के जहर से तुम इस पर प्रयोग करोगे और सबसे अंत में तुम मेरे कंठ से निकली जहर की थैली से इसके शरीर में मालिश करोगे। थोड़ा सा जहर इसकी जिह्वा से स्पर्श कराओगे और तब यह नागराज बन जाएगा। सांपों को कोई भी नस्ल इसे पराजित नहीं कर सकेगी। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। और नागमणि ने उस बच्चे पर प्रयोग शुरू कर दिया। स्नेक मैन, यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा आविष्कार होगा। जिस तरह राजा विषकन्या बनाते थे, मैं विष नर बनाऊंगा जिसके 1000 सांप गुलाम होंगे। नागमणि ने उस पर अपने जहरीले सांपों का प्रयोग प्रारंभ कर दिया। इसमें गजब की क्षमता पैदा होती जा रही है। धीरे धीरे इसकी क्षमता बढ़ती जाएगी। नागमणि के घर में ही नागराज बड़ा हुआ। अब वह वक्त आ गया है जब इच्छाधारी की भस्म इसे खिलाई जाए। ओह अभूतपूर्व, इसके जिस्म की रंगत बदलने लगी और कुछ ही दिन बाद वह एक खौफनाक नाग की तरह नजर आ रहा है, जिसका चेहरा इंसानों जैसा है। मैं सफल हो गया नागराज। अब मेरा अंतिम प्रयोग बाकी है। नागराज के जिस्म पर इच्छाधारी सांप के जहर की मालिश की गई, लेकिन मुझे इसके ब्रेन पर कंट्रोल रखना होगा। अब कुछ वर्षों बाद इसमें इच्छाधारी सांप के सब गुण आ जाएंगे। नागमणि ने नागराज के मस्तिष्क में ऑपरेशन करके एक कैप्सूल फिक्स कर दिया। अब इसकी अपनी कोई इच्छा नहीं रहेगी। जो मैं सोचूंगा वही यह सोचेगा। नागराज, तुम मेरे गुलाम हो। तुम ऐसी मशीन हो जो मेरे लिए काम करेगी। हाँ आका, मैं आपका गुलाम हूँ। 1000 सांप तुम्हारे खत में अदृश्य हो चुके हैं। अब तुम उन्हें जगाओ जो तुम्हारे हाथों में जिंदा होकर बाहर निकल आएंगे और एक दिन तुम में स्वतः अदृश्य होने की शक्ति उत्पन्न हो जाएगी। तब तुम इच्छाधारी सांप की संपूर्ण योग्यताएं प्राप्त कर लोगे। और इसी तरह गोरखनाथ ने नागराज की उत्पत्ति की पूरी कहानी जान ली। नागमणि ने इसे अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग कर रहा है। इसके मस्तिष्क का कैप्सूल निकाल देना चाहिए। गोरखनाथ ने योग विद्या से नागराज के मस्तिष्क का ऑपरेशन किया और पिरोया गया कैप्सूल नष्ट कर दिया। यह है वह कैप्सूल। जब नागराज को होश आया, अब तुम ठीक हो? तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही तरोताजा, जैसे कोई बोझ हट गया हो। क्या तुम आतंकवादी गिरोह के लिए अब भी काम करोगे? क्या तुम अब भी नागमणि के गुलाम हो? मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। वह सारे दृश्य मुझे याद आ रहे हैं। मुझसे कितने भयंकर अपराध करवाए जाने वाले थे, लेकिन असली जंग अब शुरू होगी। मैं दुनिया से आतंकवादी गिरोह का सफाया कर दूंगा। मैं इन गिरोहों के सरदारों को पहचानता हूँ। अब अधिक दिनों तक धरती पर नहीं रह सकेंगे। इसे सजा मिल गई है। यही सही रास्ते पर आ गया है। आपके चमत्कारी शिकांगी नेवले ने मुझे घेर लिया था। अगर यह देवता तुल्य नेवला आपके पास न होता तो मैं आपके काबू में नहीं आता। मुझे शिकांगी ने ही इस बात की सूचना दी थी कि मूर्ति चुराकर भाग रहे हो और किस रास्ते से भाग रहे हो। शिकांगी की कृपा से तुम आजाद हो गए। मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। आप सचमुच देवता हैं। न जाने मुझसे कितने अपराध होते और न जाने कब तक मैं नागमणि की गुलामी करता रहता।
और जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता पड़े तुम मुझे याद कर लेना। तुम मुझे अपने मस्तिष्क में खड़ा पाओगे और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। नागराज का नया जन्म हो चुका था। उसे बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद प्राप्त था और वह आतंकवादी गिरोह के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ था। अब देखना यह था कि उसका निशाना सबसे पहले कौन बनता है। और गोरखनाथ ने भी उस मूर्ति को मंदिर में फिर से स्थापित करवा दिया और सभी लोग गोरखनाथ की जय जयकार करने लगे। नागराज अपने सफर पर निकल पड़ा था और यहाँ पर होती है यह कॉमिक खत्म। तो आप लोग बताइए आपको ये कॉमिक कैसी लगी। यह नागराज कॉमिक का सबसे पहला पार्ट था, यानी कि कहाँ से नागराज की उत्पत्ति हुई। तो चलिए आप लोग कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। मिलती हूँ नेक्स्ट कॉमिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।